एवरेस्ट अभियान दल 7 मार्च को दिल्ली से काठमांडू के लिए हवाई जहाज से चल दिया। एक मजबूत अग्रिम दल बहुत पहले ही चला गया था, जिससे कि वह हमारे बेस कैंप पहुंचने से पहले दुर्गम हिमपात के रास्ते को साफ कर सके। इसमें ये बताया गया है कि एक अग्रिम दल होता है जो सबसे पहले उस स्थान पर जाता है जहां पर इन लोगों को चढ़ना होता है। तो एक मजबूत अग्रिम दल जो था वो बहुत पहले ही चला गया, ताकि ये लोग जो इनका अभियान दल है वो बेस कैंप में पहले पहुंचने से पहले ही वहाँ के जो रास्ते थे, दुर्गम हिमपात ऐसे रास्ते जहाँ पर बर्फ गिरी हुई थी, उन रास्तों को साफ कर सके और आगे बढ़ सके। नमचे बाजार शेरपा लैंड का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण नगरीय क्षेत्र है। अधिकांश शेरपा इसी स्थान तथा यहाँ के आसपास के गांव के होते हैं। यह नमचे बाजार ही था जहाँ से मैंने सर्वप्रथम एवरेस्ट को निहारा, जो नेपालियों में सागर माथा के नाम से प्रसिद्ध है। मुझे यह नाम अच्छा लगा। अब बछेंद्री पाल बताती हैं कि एक जो क्षेत्र है जहाँ से सारे शेरपा आते हैं उसको शेरपा लैंड कहते हैं। नमचे बाजार शेरपा लैंड, ठीक है। मतलब इस नमचे बाजार को इस नमचे बाजार को बोला जाता है शेरपा लैंड। शेरपा लैंड इसका नाम रख दिया गया है क्योंकि सारे शेरपा जो हैं, शेरपा आप एक शब्दों में कह सकते हैं कुली, जो आपके सहायक होते हैं, आपके अभियान दल में जो सहायक होते हैं। बेसिकली वैसे कुली नहीं, लेकिन वो जो सामान उठाते हैं, हम अपनी भाषा में कह रहे हैं इनको कुली, ठीक है। वैसे कुली नहीं है, सहायक है। तो शेरपा आसपास के गांव के होते हैं और ये नमचे बाजार ही था जहाँ से मैंने सर्वप्रथम एवरेस्ट को निहारा। ये बछेंद्री पाल बताती हैं कि सबसे पहली जो जगह थी जहाँ से उन्होंने एवरेस्ट को देखा और वो था नमचे बाजार का शेरपा लैंड, जो नेपालियों में जो नेपाली लोग होते हैं इसको सागर माथा के नाम से भी जानते हैं। किसको? एवरेस्ट को। एवरेस्ट को सागर माथा के नाम से भी जाना जाता है। ये नाम लेखिका को बड़ा अच्छा लगा। अब जब एवरेस्ट की तरफ गौर से देखते हुए मैंने एक भारी बर्फ का बड़ा प्लूम फूल देखा जो पर्वत शिखर पर लहराता एक ध्वज सा लग रहा था। अब यहाँ पर एक भारी बर्फ से बड़ा सा एक फूल दिखाई दिया जो सूखी बर्फ से बन गया था। एक वो दूर से देखने पर एक बड़ा फूल लग रहा था और जो पर्वत शिखर पर यानी कि चोटी पर लहराता हुआ एक झंडे की तरह प्रतीत हो रहा था। लेकिन ये बना कैसे है, प्लूम बनता कैसे है? वो सूखी बर्फ जब उड़ती है तब वो एक स्थान पर एकत्रित हो जाती है, इकट्ठी हो जाती है, तब वो प्लूम बनाती है, तब उस बर्फ से प्लूम बन जाता है। मुझे बताया गया कि यह दृश्य शिखर की ऊपरी सतह के आसपास 150 किलोमीटर तथा इससे भी अधिक की गति से हवा चलने के कारण बनता था। मतलब 150 किलोमीटर की रफ्तार से जब सूखी बर्फ गिरती थी, सूखी जो हवा चलती थी, उससे जो उसके साथ जो बर्फ उड़ती थी, उससे ये सब चित्र बनता था। क्योंकि यह तेज हवा से सूखा बर्फ पर्वत पर उड़ता रहता था। अब ये पर्वत पर उड़ जाता था, पर्वत की चोटी पर उड़ता था। तो पर्वत की चोटी पर बर्फ जब इकट्ठा हो जाती थी तो दूर से देखने पर वो ध्वज प्रतीत होता था। ध्वज माने झंडा, और वैसे ये फूल सा दिखाई देता था। ठीक है, ये शायद सबको अब समझ आ गया होगा, क्योंकि यहाँ पर ये एक प्रश्न बनता है आपका कि प्लूम किसे कहते हैं। तो सभी छात्र ये नोट करते जाएं कि प्लूम किसे कहा जाता है। ये प्रश्न ज़रूर आता है, 1 नंबर में पूछा जाता है, तो इसको याद कर लें बच्चे सभी। बर्फ का यह ध्वज 10 किलोमीटर या इससे भी लंबा हो सकता था। देखिए कितना लंबा है, 10 किलोमीटर। शिखर पर जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को दक्षिण पूर्वी पहाड़ी पर इन तूफानों को झेलना पड़ता था, विशेषकर खराब मौसम में। पहले हमारे यहाँ इतनी सुविधाएं नहीं होती थी, तो पहले से मौसम के बारे में इतनी सटीक जानकारी नहीं मिल पाती थी, जैसे कि आज
हमारे पास जानकारी उपलब्ध हो जाती है मौसम विभाग से संबंधित। तो जब बछेंद्री पाल ने इस पर्वत पर चढ़ाई की, तब नहीं पता होता था कि बर्फ़ कितने कब गिरेगी, कैसे गिरेगी, मौसम कैसा होगा, क्या-क्या हालात होंगे वहाँ पर, और किस दिन मौसम ठीक होगा जब चढ़ाई कर सकते हैं, किस दिन खराब होगा। तो ये सब कुछ अंदाज़े से चलता था। तो ये जो चीज़ थी, यह मुझे डराने के लिए काफ़ी था। लेखिका कहती है मुझे इससे बड़ा डर लग रहा था, और बस इतना ही बताने के लिए कि 150 किलोमीटर की रफ़्तार से हवा चलती है और वहाँ पर बर्फ़ गिरती है। ये चीज़ें बड़ी डरावनी थी कि यहाँ पर तूफ़ान आते हैं और जिनको झेलना पड़ता है हर एक अ, पर्वतारोही को। मैं भी एवरेस्ट के प्रति विचित्र रूप से आकर्षित थी और इसकी कठिनतम चुनौतियों का सामना करना चाहती थी। लेकिन वो हल्की-सी डरी लेखिका, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसने अपना जो इरादा था वो बदल दिया हो। वो आगे बढ़ी और बिल्कुल उसने अपने दिल को मजबूत बनाया और ठान लिया कि हाँ, जितनी भी मर्ज़ी चुनौतियाँ आएँ, मैं इन चुनौतियों से घबराऊँगी नहीं, मैं इन चुनौतियों का सामना करूँगी। जब हम 26 मार्च को पेरिस पहुंचे, हमें हिमस्खलन के कारण हुई एक शेरपा कुली की मृत्यु का दुखद समाचार मिला। अब जब 26 तारीख को ये अभियान दल पेरिस पहुंचा, तब वहां पर पता चला कि एक शेरपा कुली की मृत्यु हो गई है, जो कि किस कारण हुई थी? हिमस्खलन। हिमस्खलन का अर्थ होता है बर्फ का गिरना। खुम्बू हिमपात पर जाने वाले अभियान दल के रास्ते के बाईं तरफ सीधी पहाड़ी के धसकने से लहोत्से की ओर से एक बहुत बड़ी बर्फ की चट्टानें नीचे खिसक आई थीं। 16 शेरपा कुलियों के दल में से एक की मृत्यु हो गई और 4 घायल हो गए थे। वहाँ पर एक पहाड़ी धसक गई थी माने नीचे गिर गई थी, नीचे टूटकर गिर पड़ी थी। जिसमें से कि जो बहुत बड़ी बर्फ की चट्टान थी लहोत्से की तरफ से, लहोत्से एक स्थान है, वहाँ से एक बर्फ की बहुत बड़ी बर्फ की चट्टान नीचे खिसक गई, जिसमें से 4 शेरपा कुली घायल हो गए और 16 लोग थे टोटल ये, जिसमें से एक की मृत्यु भी हो गई। इस समाचार के कारण अभियान दल के सदस्यों के चेहरे पर छाए अवसाद को देखकर हमारे नेता कर्नल खुल्लर ने स्पष्ट किया कि एवरेस्ट जैसे महान अभियान खतरों को और कभी-कभी तो मृत्यु को भी आदमी को सहज भाव से स्वीकार करना चाहिए। अब हर दल का एक नेता होता है, तो इनके अभियान दल के नेता थे कर्नल खुल्लर। इन वो देख चुके थे कि सभी लोगों के चेहरे पर दुख प्रकट हो गया है, थोड़ा डर सा भी है, उनके चेहरे पर थोड़ा अवसाद यानी कि डर भी लगना और दुखी भी होना, परेशान मिश्रित जो दुख होता है वो स्पष्ट रूप से झलक रहा था। तो वो पहचान गए और तुरंत उन्होंने उनको एक बात बोली कि देखिए, अगर आप इतने बड़े काम पर जा रहे हैं, एक इतने महान अभियान पर जा रहे हैं, जो बहुत ही कठिन है, आपने तो इस तरह की चुनौतियों का आपको सामना करना ही पड़ेगा और कभी-कभी तो आपको मृत्यु को भी गले लगाना पड़ सकता है, और अगर किसी की भी अभियान दल में से मृत्यु होती है, तो उसको आपको स्वीकार करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप उसी जिस सहायक की आपकी मृत्यु हो गई, आप उसका दुःख लेकर बैठे रहे और अपने आप को उसी के बारे में सोच-सोच करके दुखी होते रहे और आप आगे ना बढ़ सकें। तो आपको इस तरह की परेशानियाँ झेलनी पड़ेंगी, स्वीकार करनी पड़ेगी इस तरह की मुसीबतों को, कठिनाइयों को, और जो कभी-कभी मृत्यु को भी बिल्कुल आराम से आपको मानना पड़ेगा कि हाँ, इसका सफ़र यहीं तक था, अब इसका सफ़र समाप्त होता है और अब हम अपने अभियान के लिए आगे बढ़ते हैं। तो ये उन्होंने थोड़े साहसिक शब्द बोले कर्नल खुल्लर ने, ताकि उन लोगों को जो चुनौती है, उनको स्वीकार करने में मुश्किल का सामना ना करना पड़े। उपनेता प्रेमचंद, एक नेता होता है हर अभियान दल का और एक होता है उपनेता। तो नेता तो थे
कर्नल खुल्लर और उपनेता थे प्रेमचंद, जो अग्रिम दल का नेतृत्व कर रहे थे। अग्रिम दल जो मैंने बताया कि जो पहले आगे चला जाता है। 26 मार्च को पेरिस लौट आए, मतलब वो लोग पेरिस लौट आए 26 मार्च को। उन्होंने हमारी पहली बड़ी बाधा खुम्बू हिमपात की स्थिति से हमें अवगत कराया। पहली सबसे बड़ी जो अभियान दल के लोगों को मुश्किल आती है, जो उनका रुकने का स्थान है, जो परेशान उनको कर सकती है, वो है खुम्बू हिमपात की स्थिति। यानी खुम्बू एक जगह है जहाँ पर हिमपात होता रहता है, बर्फ़ गिरती रहती है। तो वहाँ के बारे में उन्होंने हमें जानकारी दी और उन्होंने कहा कि उनके दल ने कैंप 1 जो पहला कैंप लगा था वो 6000 मीटर की ऊंचाई पर लगा था। कितने मीटर की ऊंचाई पर? पहला कैंप 6000 मीटर, जो हिमपात के ठीक ऊपर है। यानी कि जहाँ से हिमपात होगा, जहाँ से हिमपात होता है वहाँ से ठीक 6000 मीटर ऊपर एक कैंप लगाया है, जो हिमपात जहाँ से हिमपात होता है उसके ठीक 6000 मीटर ऊपर लगाया गया है वो कैंप। और वहाँ तक का उन्होंने रास्ता साफ कर दिया है। और उन्होंने ये भी बताया कि पुल बनाकर, रस्सियाँ बांधकर और झंडों से रास्ता चिन्हित कर सभी बड़ी कठिनाइयों का जायज़ा ले लिया गया है। और उन्होंने पुल बना दिया है, रस्सियाँ बांध दी हैं ताकि चढ़ने पर किसी भी तरह का मुश्किलों का सामना ना करना पड़े। और झंडियों से रास्ता बना दिया है ताकि आप लोग रास्ता भटके ना, और आपको सबसे पहले पता चलता रहे कि ये रास्ता किस किस तरफ से होकर के जा रहा है और आप उसी रास्ते पर चल सके। उन्होंने इस बात पर भी ध्यान दिलाया कि ग्लेशियर बर्फ की नदी है और बर्फ का गिरना अभी जारी है। मतलब ग्लेशियर जो है वहाँ पर बर्फ की एक नदी भी है और वहाँ पर अभी बर्फ का गिरना जारी है। हिमपात में अनियमित और अनिश्चित बदलाव के कारण अभी तक के किए गए सभी काम व्यर्थ हो सकते हैं और हमें रास्ता खोलने का काम दोबारा करना पड़ सकता है। कहने का तात्पर्य है कि जो अगर इतना इन्होंने मेहनत जो करके आए हैं, पुल बांध के आए हैं, रस्सियाँ बांध के आए हैं, झंडियाँ लगा के आए हैं, चूँकि वहाँ का मौसम अनियमित होता है और अनिश्चित होता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, वहाँ कुछ स्थायी नहीं है। और अगर मानिए तूफान आ गया बर्फ़ का, तो दोबारा से सब कुछ खराब हो जाएगा और सब कुछ ये जो इतनी मेहनत की गई है वो सब कुछ हमें दोबारा करनी पड़ सकती है और हमारे सारा काम व्यर्थ हो सकता है, खराब हो सकता है। और इस बात को हमें ध्यान में रखना होगा। बेस कैंप में पहुंचने से पहले हमें एक और मृत्यु की खबर मिली। जलवायु अनुकूल न होने के कारण एक रसोई सहायक की मृत्यु हो गई थी। निश्चित रूप से हम आशाजनक स्थिति में नहीं चल रहे थे। यानी कि हम जैसे ही हम वहाँ पर पहुँचे हमने 2 मृत्यु सुन ली। पहले एक मृत्यु, फिर एक रसोई सहायक की मृत्यु। तो ये थोड़ा सा परेशान करने वाला था और ये स्थिति ऐसी थी कि किसी को भी निराशा हो सकती थी। एवरेस्ट शिखर को मैंने पहले 2 बार देखा था, लेकिन एक दूरी से। कहाँ से देखा था? दूरी से, पास से नहीं देखा था। बेस कैंप पहुंचने पर दूसरे दिन मैंने एवरेस्ट पर्वत तथा इसकी अन्य श्रेणियों को देखा। मैं भौचक्की होकर खड़ी रह गई और एवरेस्ट, लहोत्से और नुत्से की ऊंचाइयों से घिरी बर्फीली टेढ़ी मेढ़ी नदी को निहारती रही। अभी के लिए यहीं तक करते हैं। अगला जो है वो मैं दूसरे वीडियो में आपको समझाती हूँ और तब तक के लिए आप मेरा ये वीडियो देखें और आप मुझे कमेंट ज़रूर करें, लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी बच्चों को और भी जो भी आपके मित्र हैं उनको ये चीज़ें शेयर करें ताकि उनको भी ये पाठ अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि ये पाठ थोड़ा सा मुश्किल है, इतना भी मुश्किल नहीं है कि समझ में ना आए। तो तब तक के लिए नमस्कार।